हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर के पेपर पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये पेपर आपका टोटल 90 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर एकदम नया है, एनईपी से इसी साल ये पहली बार होने जा रहा है, तो इसका कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो इसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं, तो कुल मिलाकर आप अगर 7 टॉपिक्स हैं अगर वो कवर कर लेते तो मतलब आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। पेपर में तो आपको बस 5 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो आपका सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% आपके पेपर में आएगा, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो पहला क्वेश्चन जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से आएगा ही आएगा। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन द नीड टू स्टडी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सार्वजनिक संस्थाओं की अवधारणा को परिभाषित करें, इनके अध्ययन की आवश्यकता को समझाइए। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो क्या होता है? सार्वजनिक संस्था, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, तो मतलब गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट का कुछ भी जो भी मुद्दा होता है वो किससे होता है? सिटीजन्स से होता है। सेंटर में कौन है डेमोक्रेसी में? नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, लोग हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, जनता के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, वो ही पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि वो इलेक्शन सही से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सही से सब चुनाव प्रक्रिया अच्छे से निपट जाए, उसका वो ध्यान रखेगी। ठीक है। ऐसे ही जो पैसों का लेन देन है उसको पूरे का जो मेंटेन करेगा, उसके लिए बनाई गई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। तो आपका जो ये पूरी 7 यूनिट ही है, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस, कैग, ये सब क्या है? ये सब सार्वजनिक संस्थाएं ही हैं, ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो लोगों के कल्याण और सुविधा के लिए बनाई गई हैं। जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी देते हैं सोसाइटी को। ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सोसाइटी में मेंटेन होता है, और जो क्योस है उसकी संभावना को कम करता है, क्योस को प्रिवेंट करता है। ठीक है। ये जो गवर्नमेंटल या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, इनकी जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो कई रीज़न से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये संस्थान है ये शासन की रीढ़ बनते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर्म द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस इन एनी सोसाइटी एंड दे प्ले अ फंडामेंटल रोल इन शेपिंग द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ कंट्री। ये किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में अपनी मौलिक भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नीडफुल होते हैं। इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल में जो आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स है वो ही आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल में लिख देनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका नीति आयोग, आपका कैग, आपका विजिलेंस कमीशन, ये सब क्या है? ये आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही तो है। तो जब आपको पेपर में कुछ भी याद ना आए, तो जो भी क्वेश्चंस आपको जो जोन से भी याद है, मानो इलेक्शन कमीशन याद है, तो उसी को एग्जाम्पल में करके पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को ही लिखकर आप पेज भर सकते हो, क्योंकि ये सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ही एग्जाम्पल हैं। ये सब खुद में जो आपकी जो यूनिट्स दी गई हैं वो सब सार्वजनिक संस्थाएं ही हैं। तो आपको खाली नहीं छोड़ के आना है, जो भी आपको याद आए, नीति आयोग याद आए तो वो लिख दो, आपको इलेक्शन कमीशन याद आए तो वो लिख दो, पुलिस के बारे में कुछ याद आए तो वो लिख दो। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी है। जो क्वेश्चन पेपर में जो लिखा होगा ना, क्वेश्चंस जो नाम लिखे होंगे, वो ही आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इवेल्युएट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अभी सबको ही पता है कि इलेक्शन चल ही रहे हैं। 1 जून को लास्ट फेज की इलेक्शन है, 4 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% आएगा ही आएगा, घुमा फिरा कर आएगा, लेकिन लिखना आपको सेम ही चीज़ है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि ये कौन से आर्टिकल में है, और इसमें मतलब कितने ऑफिसर्स होते हैं, इनके अंडर कितने लोग काम करते हैं, जो पूरा उनका संगठन है, उससे आप अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसका जो उल्लेख है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 324 में किया गया है। यह देश में लोकसभा मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान करता है। अब हम इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस तरह से ये कार्य करते, कितने इसमें लोग हैं। ठीक है, तो जब ये बना था मूल रूप से इस आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद से इसे एक बहु सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है वे भी इसमें शामिल होते हैं। अभी वर्तमान में प्रेजेंटली हमारे यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 चुनाव आयुक्त हैं। तो टोटल मिलाकर अभी जो प्रेजेंट में है ये 3 मेंबर बॉडी है। देश के राष्ट्रपति के द्वारा इन चुनाव आयुक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 साल या पहले अगर 65 साल की हो जाएंगे तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा इनका ये निश्चित कार्यकाल होता है। और इनको जो है देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त होता है और उन्हीं के जैसा इनको वेतन, सैलरी या भत्ता इनको मिलता है। अब इनके कार्य कौन कौन से होते हैं, तो इनका कार्य है मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत कराना। दूसरा, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जब इलेक्शन होते हैं तो जो चुनाव चिन्ह मिलते हैं वो भी ये ही देते हैं। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह चुनावों को संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो। जो भी कार्यक्रम होंगे उन सबका संचालन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, किस तरह से उनका संगठन है, किस तरह से स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से उनकी जो भी शक्तियाँ और कार्य हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो हमारे देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, पंचायत को छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कार्य करता है। तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जिनके भी इलेक्शंस होते हैं उन सब का संचालन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। जो आपकी पार्टी सिस्टम है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अलग अलग, उनको जो भी चिन्ह दिया जाएगा वो सब भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नीति आयोग से। डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की संरचना, कार्य और मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो है वो ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से नहीं है। जो नीति आयोग है वो बाद में आया है। तो आप अपना आंसर यहीं से स्टार्ट करोगे कि नीति आयोग कब आया, किसकी जगह आया और उसका जो स्ट्रक्चर है वो वर्किंग है वो कैसे करता है। हमारे देश में पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसी की जगह पर 2015 में नीति आयोग को लाया गया। जो योजना आयोग था मतलब प्लानिंग कमीशन, इसी को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसको थिंक टैंक के नाम से भी अब जाना जाता है, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच और थिंक टैंक के रूप में जो है नीति आयोग काम करता है। अब इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। अब ये नीति आयोग बनाया क्यों गया है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या काम करता है? तो राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संचारित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, क्योंकि यह मानता है कि एक जो मजबूत राज्य है वो ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको एग्जाम में लिखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इट इज द कंट्रीज premier policy making institution that is expected to bolster the economic growth of the country.
It aims to construct a strong state that will help to create a dynamic and strong nation. इसका मतलब ये हुआ कि जो नीति आयोग है उसका उद्देश्य ये है कि जो हर एक राज्य है वो स्ट्रोंग होगा तो ही एक स्ट्रोंग राष्ट्र बन पाएगा। इस नीति आयोग के मेनली 2 हब्स है, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जिसको थिंक टैंक कैपेबिलिटी के साथ भी हम जोड़कर देख सकते हैं। अब इस नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके मतलब शक्तियां हैं, कार्य किस तरह करता है। तो द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क नेशनल एजेंडा, राष्ट्र को ध्यान में रखकर काम करना है। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, जो सेंटर है और जो स्टेट है वो दोनों मिलजुल कर आपस में काम करे, सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं हो, ठीक है, वरना तो सारी पावर जो सेंटर के पास ही चली जाएगी। जो नीति आयोग है इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू वेल ऑर्डर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स ऑन एन अनइंटरप्टेड बेसिस। It is an economic policy that incorporates national security interest. Next objective is to propose strategic and long-term policy and programs, framework and initiatives and review their progress and their effectiveness. To generate knowledge, innovation and support system through a shared community of national and international experts. जो नीति आयोग है वह भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देश में सतत विकास के लिए एक नीति थिंक टैंक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यों में दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएं तैयार करना, राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों को साझा कर एक दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपकी यूनिट 4 पुलिस से। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पुलिस रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। राज्य और उसके नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में पुलिस की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसा आप देखते हो कि जो पुलिस है उसमें जो भी पोस्ट है ऊपर से लेकर नीचे तक आप वो लिख सकते हो। किस तरह से कोई भी झगड़ा हो गया आप एग्जाम्पल देके पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि पुलिस किस तरह से जो सोसाइटी है जो राज्य है उसमें काम करता है, देश के और स्टेट के और सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। वो सब आपको इस आंसर में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ह्यूमन राइट कमीशन से। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स है, वो हमारे लिए है, मतलब जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो आपको अपना आंसर ही जो है वो राइट्स से ही स्टार्ट करना है। फिर आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, कौन लोग हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, परमानेंट होते हैं, कितने समय का उनका कार्यकाल होता है और क्या क्या उनका मेन जो पावर्स है, जो वर्किंग है, फिर आपको वो अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका जो स्टेब्लिशमेंट है या जो गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, इट इज़ द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ठीक है, ये किसके लिए है? हमारे जो ह्यूमन मानवाधिकार है उनके लिए है। द राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो हमारे जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए हैं, उसके बचाव, प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए है, वो NHRC काम करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है, जो कि गारंटीड किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब ये ह्यूमन राइट्स क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेफिनेशन, दीज राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सब लोग हैं, मतलब ह्यूमंस हैं, इसलिए हम सब में ये इनहेरेंट हैं, रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। तो इन ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से राइट्स इंक्लूड होते हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, टॉर्चर,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, सोचने से बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। हम सब ह्यूमंस हैं, इसलिए ये हम सबको मिलने चाहिए, हमारे अंदर इनहेरेंट है, तो इसलिए इनको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस है वो इन्हीं को बचाए रखने के लिए, इन्हीं को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो बॉडी है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 7 एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं। किसी के भी राइट्स का अगर कोई हनन हुआ होगा, किसी भी सिटीज़न की अगर कोई भी शिकायत होगी कि हमारे ह्यूमन राइट्स का जो है वो मिसयूज़ या वोलेंस की शिकायत या कुछ भी हुआ होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी पावर है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास होती है और ऐसे केसेस को वो फुली अपने हिसाब से पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एनालाइज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का विश्लेषण करें तथा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय बताएं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप किस तरह सोच सकते हो कि भाई वो आपको जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें आप अपना जो खुद से सोचते हो कि भाई आप बैंक्स में जाते होंगे, देखते हो कैसे वहाँ पर सब कुछ चलता है, कैसे उनका पूरा सिस्टम है, तो जो आपके व्यूज़ है उसमें आप इस आंसर में आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1935 में बना था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। जो उसका एम था, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। इट्स प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड रेगुलेटिंग द करेंसी, ठीक है, एंड क्रेडिट सिस्टम, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सेक्टर। जितने भी नीचे के जितने भी बैंक्स हैं उन सबका ये एक तरीके से हेड है, सेंट्रल ऑफिस है, उन सबको सुपरवाइज यही करता है। ठीक है, अब रोल क्या है आरबीआई का इन मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी? तो जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करता है द मनी सप्लाई इन द मार्केट। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एज वेल एज द मार्केट। इट डज सो बाय कंट्रोलिंग द रिजर्व रेशियोज, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड डिस्काउंट रेट। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, लेकिन अब जब आप आरबीआई को पढ़ोगे तो आप ये सब लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई मार्केट में आरबीआई होता है ना, कितना पैसा आएगा, कितनी करेंसी आएगी, करेंसी से रिलेटेड जितना भी है, कब पैसे का फ्लो ज़्यादा करना है, कब कम करना है, कब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है वो बढ़ गई है तब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, वो सब जो मेंटेन करेगा, जो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, वो सब कुछ आरबीआई ही करेगा। ठीक है, ये समय समय पर एडजस्ट करता रहता है आरबीआई कि कितना जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, अपने हिसाब से वो सब कुछ करेंगे कि कब इन्फ्लेशन की संभावना है, कब डिफ्लेशन को ठीक करना है, तो वो सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का। इट डज सो बाय इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स सच एज रेजिंग इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। जब महंगाई होगी तो पैसा कम कर देते हैं ना मनी सप्लाई मार्केट में। ठीक है, तो जो ये है, ये पैसे से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके जो फंक्शंस हैं, मतलब चीज़ें हैं, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही फंक्शंस हैं। जो आरबीआई है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई, कंट्रोल इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया सारा स्टेबिलिटी। ठीक है, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। अब इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आरबीआई नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स कम्युनिकेशन चैनल। जो नीचे के जो बैंक है उन सब सुपरवाइजर यही है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी है, इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को बढ़ाना चाहिए और भी मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए। बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स आरबीआई कैन कंटिन्यू टू फुलफिल इट्स मैंडेट ऑफ मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो कैसे 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर करे, कैसे बढ़ाया, कैसे जो वेज है, मतलब कौन कौन से वेज है जिससे कि इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करके बढ़ाकर, या अकाउंटेबिलिटी को, और कम्युनिकेशन चैनल, जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ठीक कर कर, चैनल्स को स्ट्रेंथन कर कर। ठीक है, ये था आपका आरबीआई का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। इट इज़ द मेन एजेंसी इन प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, सतर्कता आयोग होता है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। आपको इसी को समझाना है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था वो 1964 में बना था। किसकी रिकमेंडेशन से बना था? श्री के संतनाथम जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया गया था। CVC भी इसको बोलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी। ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और जो 2 हैं उसके नीचे काम करते हैं 2 विजिलेंस कमिश्नर। The CVC receives complaints on corruption or misuse of office and recommendation appropriate action। जो सारी कंप्लेन है भ्रष्टाचार से रिलेटेड या कोई अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहा है तो वो सारी शिकायत इनके पास आती हैं। लेकिन ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन either gets the investigation done through the CBI Central Bureau of Investigation or through चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ठीक है, याद रखना है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। CBI के साथ मिलकर जो है उनकी रिकमेंडेशन पे ये कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है, जो इनका अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, और 3 मेंबर्स की कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन पर, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। और इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडियन पॉलिटी। भारतीय राजनीति में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका व महत्व को बताएं। तो जो कंप्ट्रोलर और एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको कैग भी बोलते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक, स्टैंड्स एज अ बल्क वर्क ऑफ फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और जो कैग है ये दोनों ही आपके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, आपकी पॉलिटी में, आपकी सोसाइटी में, आपकी इकोनॉमी में। बाय सर्विंग एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। जो ये जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है जो ये काम करते हैं ये वेलफेयर ऑफ सिटीजन एंड गुड गवर्नेंस के लिए ही अपना अपना कार्य करते हैं। CAG is an independent authority established by the Constitution of India to audit the receipt and expenditure of the central government, state government and other bodies that receive funding from the government। ठीक है, जो कैग है वो एक ऑल इंडिया बॉडी है। किस सेंस में? इन द सेंस दैट इट कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। ये जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो ही कंट्रोल करता है। ये आपको एक तरीके से याद रखना है कि एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम कौन संभालता है पूरे देश का, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों का। स्टेट और सेंटर पे अलग अलग नहीं है। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों का जो ओवरऑल मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपका कैग संभालता है। इस लाइन को आपको अपने आंसर में लिखकर अंडरलाइन कर देना है। जो कैग है इट हेड्स द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एक्ट एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पर्स में क्या होता है? पैसा होता है ना, तो इसीलिए इसको बोला गया है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जो आर्टिकल 148 है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में उल्लेख किया गया है कि जो एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के लिए होगा और वो क्या क्या काम करेगा, और ये अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है या 65 ईयर्स, जो भी इसकी एज इन दोनों में से जो भी पहले होगा ये इसका टर्म होता है। और ये पूरा जितना भी फाइनेंशियल जो सिस्टम है उस पूरे को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर ये संभालता है। यही सब आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट नोट से जो आता है, तो इसमें मेरे हिसाब से आपका लोकायुक्ता, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स आना चाहिए। ह्यूमन राइट्स आपको पता ही है कि जो आपको हम ह्यूमन से इसलिए मिले हैं वो हमारे ह्यूमन राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जिसको एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से हमारे को दिए गए, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, जिनको आप बोल सकते हो कि जिनको जुडिशियल सेफगार्ड भी दिया गया है, वो एप्लीकेबल है एट द जुडिशरी लेवल। आपका किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर हनन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। इतने जीवन जीने के लिए इतने ज़्यादा फंडामेंटल है, इसीलिए उनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है।
पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? लोक नीति। ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम जो लोगों को ध्यान में रखकर लोगों के वेलफेयर के लिए जो सरकार के द्वारा समय समय पर बनाई जाती है अपने मुद्दों को पूरा करने के लिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के जो भी सरकार काम करे उसको उसके प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लोकायुक्ता। लोकायुक्ता क्या होता है? तो लोकायुक्ता जो है वो भी एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है। सुना होगा ना आपने 2014 में जो चला था अन्ना हजारे का लोकपाल बिल, वहीं से ये था जो कंसेप्ट लोकायुक्ता। ठीक है। केरला से ये पहला केस कुछ निकल कर आया था। तो जो द लोकायुक्ता इज द इंडियन पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन executed into power through and for each of the state governments of India. It is an anti-corruption authority. The object of Lokayukta system in a state is to make investigation of grievances, allegations against public servant. जितने भी सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट है, उन पर जो एलिगेशन लगे होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो लोकायुक्ता होता है वो काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये टोटल 9 क्वेश्चंस थे। आपके जो सिलेबस है उसमें ही 7 टॉपिक है, तो आप समझो कि वो 7 के 7 भी आपने कवर कर लिए, तो मतलब फिर तो आप टॉप ही कर दोगे। तो आपको तो 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए वो है, एक तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ही आएगा क्योंकि पेपर का नाम ही है पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अच्छे से तैयार करके जाइए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अच्छे से तैयार कीजिए। साथ में आप नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग जो है वो बाद में आया था प्लानिंग कमीशन की जगह, शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और थिंक टैंक ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहा है। तो नीति आयोग भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूरा जो मॉनेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको पूरा वो मेंटेन करता है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन 5 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाओ। ये पक्का 100% आएंगे ही आएंगे। आएगा तो सेंट्रल विजिलेंस और कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल भी, लेकिन उसमें फिर आप ज़्यादा बनाकर नहीं लिख पाओगे और ये शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि आप वो 5 क्वेश्चन तैयार करके जाओ तो आपका पेपर जो है वो बहुत बढ़िया से हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छा स्कोर कवर कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। आप मन लगाकर अच्छे से पढ़िए, एकदम कॉन्फिडेंट होकर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। कुछ ना याद आए तो न्यूज़ में जो भी कुछ देखा हो, टीवी में, अपने आसपास, वही सब कुछ उसमें लिख देना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पूरा सिलेबस ही लिख देना, क्योंकि जितना भी आपके सिलेबस में वो सब खुद पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। तो एकदम कॉन्फिडेंट रह के अच्छे से अपना एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।